हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 1 के पार्ट 2 को। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तभी आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन टू स्टोरी। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डिटेक्टिव जून फ्रंटमैन के रूम में घुस आया था और उसे ये भी पता चल चुका था कि उसका भाई 2015 में इस गेम को जीत चुका है। इधर दूसरी तरफ फ्रंटमैन को भी इस बारे में पता चल चुका होता है कि कोई पुलिस वाला उनके आइलैंड पर आ चुका है। फ्रंटमैन अपने रूम में जाकर किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत है मैं उसे ठीक कर लूँगा। वीआईपी इसका आने के बाद गेम अपने टाइम पर ही खेले जाएंगे। अब ये वीआईपी कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब फ्रंटमैन की सारी बातें जून भी छुप कर सुन रहा था। अब सुबह में इन सभी लोगों को अगले गेम के लिए एक हॉल में ले जाया जाता है। रास्ते में इन लोगों को डॉक्टर और तस्करी से जुड़े हुए बाकी लोगों की डेड बॉडी लटकी दिखाई देती है और ये चीज़ इन लोगों के लिए इस चीज़ का साइन है कि अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो वो सीधा मारा जाएगा। खैर अब इन लोगों को बताया जाता है कि अगला गेम जोड़ी में खेला जाएगा, इसलिए सभी लोग अपने अपने पार्टनर को चुन लें। अब सभी लोग अपने एक भरोसेमंद और मजबूत पार्टनर ढूंढने में लग जाते हैं। लड़कियों के साथ कोई भी अपनी जोड़ी बनाना नहीं चाहता था। तब कैंसी उस दूसरी लड़की जियो के साथ मिलकर अपनी जोड़ी बना लेती है। सांगबू भी अली के साथ मिलकर अपनी जोड़ी बनाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियान को भी अपना साथी मिल जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर ओल्ड मैन पर पड़ती है और वह देख पाता है कि ओल्ड मैन को कोई भी अपना साथी नहीं बना रहा है। अब क्योंकि डॉक्टर की डेथ के बाद 39 प्लेयर ही रह गए थे, इसकी वजह से एक प्लेयर तो बिना जोड़ी के रह ही जाएगा और शायद गार्ड्स उस प्लेयर को मार दें। अब जियान को ओल्ड मैन के लिए बुरा लग रहा था, इसकी वजह से वो उसे ही चाहकर अपना पार्टनर बना लेता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर टाइम लिमिट भी ख़त्म हो जाती है और अब मिनी हुई सिर्फ अकेली रह गई थी, तो इसकी वजह से गार्ड्स उसके पास आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब सभी लोगों को वहाँ पर एक बड़े से रूम में ले जाया जाता है जिसे गली मोहल्लों की तरह बनाया गया था। सभी जोड़ियों को गार्डन में ले जाकर एक एक पोटली दी जाती है जिसके अंदर पूरे 10-10 कंचे थे। और अब इन लोगों को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता है। इन सभी को पता चलता है कि इन्हें अगला गेम अपने पार्टनर के साथ नहीं बल्कि उसी के खिलाफ खेलना है। अगले गेम का नाम मार्बल है। सभी जोड़ियों को आपस में इन कंचों से कोई सा भी गेम खेलना है। जो प्लेयर 30 मिनट के अंदर अपने दूसरे साथी से सारे कंचे हासिल कर लेगा वो इस गेम को जीत जाएगा और दूसरे वाले पार्टनर को मार दिया जाएगा। गेम का एक रूल भी था, कोई भी किसी से भी ज़बरदस्ती या फिर किसी को मारकर यहाँ पर कंचे नहीं ले सकता, यानी कि इस गेम में मारपीट अलाउ नहीं है। आप सभी लोग वहाँ पर कंचे खेलने में लग जाते हैं। कैंसी और चीहू को वहाँ पर कंचे खेलना नहीं आते थे, इसलिए दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि ये दोनों एक ही गेम को खेलेंगी जिसमें दोनों अपने सारे कंचों को दांव पर लगा देंगी। अब क्योंकि इनके पास पूरा आधा घंटा था, इसकी वजह से दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। कैंसी जियो को बताती है कि वो इन पैसों की मदद से अपनी फैमिली से मिलकर उनके साथ रहेगी। इधर दूसरी तरफ सांगबू और अली भी ओड इवन गेम को खेलने लगते हैं जिसमें बेसिकली सामने वाले इंसान को गैस करना होता है कि आपके हाथ में ओड कंचे हैं या फिर इवन। अगर वो सही गैस कर लेता है तो प्लेयर को अपने कंचे सामने वाले इंसान को देने पड़ते हैं। वैसे तो ये गेम आपने भी बचपन में खेला होगा, जिसने बचपन में गेम खेला है वो कमेंट करके बता सकता है। अब क्योंकि ये पूरा गेम लग का है तो इसकी वजह से इसमें कोई भी स्किल नहीं चाहिए थी और यहाँ पर अली लगातार जीतता जा रहा था। अब ये देखने के बाद सांगबू बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और उसके पास अब सिर्फ एक ही कंचा बचा हुआ था, इसलिए वो एक दूसरा प्लान बनाता है। वो अली से कहता है कि हम दोनों ही इस गेम को जीत सकते हैं। उसके पास एक आइडिया है, लेकिन इससे पहले हमें बाहर जाकर ये देखना होगा कि बाकी लोग कैसे खेल रहे हैं। अब भोला भाला अली उसकी बातों में आ जाता है, इसलिए वो बाहर जाने लगता है। अब सांगबू उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम बाहर जाने से पहले अपनी पोटली मुझे दो, मैं तुम्हारी पोटली का ध्यान रखूंगा जिससे कि बाहर तुम्हारे कोई कंचे चुरा ना सके। अब अली सांगबू को अपनी पोटली दे देता है, लेकिन जब सांगबू दोबारा से अली को पोटली को वापस करता है तो उसके अंदर कंचे नहीं थे, वो एक दूसरी पोटली थी जिसके अंदर पत्थर भरे हुए थे। और इस तरीके से चालाकी से सांगबू ने अली को धोखा दे दिया और इसके बाद वो सारे कंचे ले जाकर गार्ड को दे देता है। अब ना तो उसने अली को मारा था और ना ही उसने अली के साथ ज़बरदस्ती की थी, तो सांगबू जीत जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर अली को गोली मार दी जाती है। इधर दूसरी तरफ कैंसी और जीहू बातों को ख़त्म कर एक सिंपल से गेम को चुनते हैं और वो गेम ये है कि जो भी अपना कंचा दीवार के सबसे पास फेंकेगा तो वो इस गेम को जीत जाएगा। कैंसी अपने पूरे कंट्रोल के साथ अपने कंचे को फेंकती है, लेकिन अब कैंसी के बाद जब जीहू की बारी आती है तो वो अपने कंचे को अपने पास में ही गिरा लेती है और इस तरीके से जीहू जानबूझकर हार जाती है। अब जीहू ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आगे उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं है। उसके फादर ने उसकी मॉम को मार दिया था और उसने अपने फादर को,
और इस तरीके से उसके पास जीतने का कोई भी गोल नहीं है। इसीलिए वो ये चाहती थी कि कैंसी अपना सपना पूरा करे और वो अपनी फैमिली के साथ जाकर रहे। और इसके बाद वहाँ पर जियो को भी गोली मार दी जाती है। इधर दूसरी तरफ जियान को भी ओल्ड मैन के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि ओल्ड मैन उससे बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा था, जैसे कि वो इस मोहल्ले को जानता है और यहाँ पर उसका घर भी है और बचपन में वो यहाँ पर खेला करता था। जियान बड़ी मुश्किल से ओल्ड मैन के साथ मिलकर ओड और इवन गेम को खेलने लगता है। जियान ओल्ड मैन की भूलने की बीमारी का फायदा उठाकर उसके सारे कंचों को जीतने लगता है। अब ऐसा करते वहाँ पर जियान को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनमें से एक को तो बाहर जाना ही है। अब जब ओल्ड मैन के पास आखिर में एक कंचा बचता है तो वो जियान के सामने रिवील करता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी भूलने की बीमारी का फायदा उठा रहे थे, लेकिन वो उसका एक दोस्त है। इसकी वजह से वो अपना आखिरी कंचा जियान को ऐसे ही दे देता है। दोनों यहाँ पर गले मिलकर रोने लगते हैं और इसके बाद जियान यहाँ से जाने लगता है। जियान के वहाँ से जाने से पहले ओल्ड मैन जियान को अपना असली नाम बताता है, जो कि था इल्नाम। और इसके बाद ओल्ड मैन को भी वहाँ पर गोली मार दी जाती है और अब ये गेम खत्म हो जाता है। बचे हुए सभी लोग स्लीपिंग एरिया में आते हैं। वहाँ पर पहुँचकर उन्हें मिनियो मिलती है। मिनियो उन सबको बताती है कि जब मुझे कोई भी जोड़ीदार नहीं मिला तो गार्ड ने मुझे यहाँ पर लाकर डाल दिया। तुम सभी लोग मुझे देख कर हैरान होना, तो तुम्हारा हैरान होना जायज़ भी है, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। गेम में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया था कि जिसे जोड़ी नहीं मिलेगी उसे मार दिया जाएगा, और इसीलिए मिनियो बिना मेहनत के एक गेम आगे पहुंच गई है। अब कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी जिसकी वाइफ कंचे वाले गेम में मारी गई थी, वो इन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमें यहाँ पर वोट कर अब इस गेम को ख़त्म कर देना चाहिए। तब सांगबू आगे आने के बाद उससे कहता है कि ऐसा तो नहीं होगा, इतने आगे आने के बाद हम पीछे तो नहीं जाएंगे। अब क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों को इस गेम को जीतना है तो कोई भी इस गेम को क्विट करने के लिए आगे नहीं आता। इधर दूसरी तरफ फ्रंटमैन अपने बॉस के पास जाकर उसे बताता है कि सभी वीआईपीस आ गए। उसके बॉस ने भी एक आउल मास्क पहना हुआ था और वो फ्रंटमैन से कहता है कि सभी वीआईपीस का स्वागत तुम ही करो। उन सभी वीआईपीस ने भी एनिमल्स मास्क पहने हुए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये वीआईपीस हैं कौन। दरअसल वीआईपीस बहुत ही अमीर और पावरफुल लोग हैं जो कि अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, और ये लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर स्क्विड गेम देखने के लिए आते हैं। ये लोगों पर सट्टा भी लगाते हैं। इन्होंने अभी तक पूरा गेम सिर्फ घर से ही देखा होता है, लेकिन अब ये लाइव देखने के लिए आए। खैर अब इसके बाद जब अगली सुबह इन सबकी आँख खुलती है तो वहाँ पर कुछ गार्ड कॉफिन लेकर आते हैं। दरअसल उस हस्बैंड ने वहाँ पर सुसाइड कर ली थी। अब इन सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए एक वाइट रूम में ले जाया जाता है। अब क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 16 लोग ही बचे हुए थे तो इसकी वजह से इन सब के लिए एक एक जैकेट वहाँ पर रखी हुई थी। उन जैकेटों पर नंबर्स लिखे हुए थे। सभी लोगों को गेम से पहले एक एक नंबर चुनने के लिए कहा जाता है। ज़्यादातर लोग वहाँ के बीच वाले नंबर्स को ही चुन लेते हैं, क्योंकि कोई भी आगे या फिर पीछे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर कोई भी खतरा हुआ तो आगे या फिर पीछे हो सकता है। अब वहाँ पर सिर्फ 1 और 16 नंबर ही बचा हुआ होता है। जियान जल्दी से जाकर एक नंबर को चुन लेता है, लेकिन एक दूसरा प्लेयर जियान के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो अपना एक नंबर उसे दे दे। अब जियान उसे मना नहीं कर पाता और वो एक नंबर उसे दे देता है और खुद आखिर यानी 16 नंबर को ले लेता है। इसके बाद इन सभी लोगों को एक बड़े से सर्कस रूम में ले जाया जाता है। इन सभी के सामने वहाँ पर एक गिलास का पुल था। 5वें गेम का नाम है गिलास स्टेपिंग स्टोन्स। इस गेम के अंदर इन सभी लोगों को गिलास पर चलकर इस पुल को पार करना है, लेकिन इस गेम के अंदर ट्विस्ट तो ये है कि इस गेम के अंदर आधे गिलास असली हैं और आधे गिलास नकली, और अगर किसी ने भी नकली गिलास पर पैर रखा तो वो नीचे गिरकर मारे जाएगा, और जो नंबर्स इन लोगों ने चुने हैं उसी ऑर्डर में ये लोग उस ब्रिज को पार करेंगे। यानी कि नंबर 1 को सबसे पहले जाना है। ये जानने के बाद उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो आदमी उन गिलास पर चलकर जाने लगता है। पहला स्टेप तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेता है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे गिलास पर पैर रखता है तो वो गिलास टूट जाता है, क्योंकि वो गिलास नकली था और वो आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है। इसी तरीके से एक एक कर सभी प्लेयर्स आगे चलते आते हैं और एक एक कर मरते आते हैं। इससे जितने भी पीछे प्लेयर चल रहे होते हैं उन सभी के लिए आगे रास्ता बनता चला जा रहा था। अब कुछ देर बाद वहाँ पर गैंगस्टर सबसे आगे हो गया था, लेकिन वो आगे कदम बढ़ाने से डर रहा था। वो चिल्लाकर पीछे वाले लोगों से कहता है कि तुम सब लोग आगे जाओ, मैं आगे नहीं जाने वाला, या फिर तुम सब लोग टाइम खत्म होने पर यहीं पर खड़े रहो, जिसके साथ तुम मेरे साथ मारे जाओगे। अब सिर्फ वहाँ पर 5 ही मिनट बचे हुए थे, लेकिन गैंगस्टर वहाँ से आगे जाना नहीं चाह रहा था। तब मिनियो गैंगस्टर से कहती है कि तुम कितने बड़े वाले फट्टू हो, तुम पीछे हटो, मैं आगे जाती हूँ। अब वो आगे जाने को कहकर वो उसके पैनल पर पैर रख लेती है और इसके बाद वो वहाँ पर पहुंचकर उसको कसकर पकड़ लेती है। वो वहाँ पर गैंगस्टर से कहती है कि तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, और इसके बाद वो गैंगस्टर को लेकर नीचे गिर जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। अब इसके बाद वहाँ पर सिर्फ 4 प्लेयर ही जिंदा रह गए थे।
अब सबसे आगे वाला आदमी इन सबको बताता है कि मैंने 20 साल तक गिलास फैक्ट्री में काम किया है और मैं किसी भी गिलास की लाइटिंग को देखकर बता सकता हूँ कि कौन सा गिलास असली है या फिर कौन सा गिलास नकली है। और ऐसा कर कर वो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर वीआईपी जो कि इस गेम को देख रहे थे, अब जब इन लोगों को इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ की लाइट्स को बंद करवा देते हैं। अब सिर्फ एक ही कदम बचा हुआ था। वहाँ पर लाइट्स ना होने की वजह से वो आदमी वहाँ पर पता नहीं लगा पा रहा था कि कौन सा गिलास असली है या फिर कौन सा गिलास नकली है। अब वहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हुए थे। तब सांगबू उस आदमी के गिलास पर जाता है और उसे सामने वाले गिलास पर धक्का देकर पता लगा लेता है कि आखिर आखिरी गिलास कौन सा असली है। और इस तरीके से सभी लोग दूसरे गिलास पर पैर रखकर इस ब्रिज को पार कर लेते हैं। टाइम खत्म होते ही वहाँ पर जितने भी गिलास होते हैं वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं और एक टुकड़ा जाकर वहाँ पर केंसी को लग जाता है। तीनों को एक बार फिर से स्लीपिंग एरिया में लाया जाता है। वहाँ पर जिहान सांगबू पर गुस्सा होकर उससे पूछ रहा होता है कि आखिर उसने उस आदमी को धक्का क्यों दिया, जिस पर सांगबू उससे चिल्लाते हुए कहता है कि देखो तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मुझे पता था कि वो आदमी ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, इसकी वजह से मैंने उस आदमी का किस्सा ही ख़त्म कर दिया। अब तभी गार्ड्स इनके पास आकर इन्हें बताते हैं कि देखो तुम फाइनलिस्ट हो, इसकी वजह से तुम लोगों को तोहफे के तौर में आज रात बहुत ही अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। और तीनों इतने दिनों बाद ढंग का खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ जुन एक वीआईपी को गन पॉइंट पर लेकर उसका मुंह खुलवा लेता है और सब कुछ रिकॉर्ड कर कर वहाँ से भागने लगता है। वो एक डाइविंग सूट का यूज़ कर कर पास वाले आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देख पाता है कि वहाँ पर तो फ्रंटमैन पहले से आ गया होता है। अब जून के पास वहाँ पर सिर्फ एक ही गोली बची हुई थी और वो उस गोली को फ्रंटमैन के कंधे पर चला देता है। जून वहाँ पर फ्रंटमैन से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि जून का लापता भाई था। फ्रंटमैन जून से कहता है कि मोबाइल मुझे दे दो और मेरे साथ चलो, इस तरीके से तुम जिंदा बच सकते हो, लेकिन जून उससे मना कर देता है। इसके बाद फ्रंटमैन उसके कंधे पर गोली मारता है जिसकी वजह से वो पीछे समुद्र में जाकर गिर जाता है। इधर दूसरी तरफ डिनर खत्म होने के बाद गार्ड्स इनके सामने से सारा सामान ले जाते हैं, लेकिन गार्ड्स ने इनके सामने एक एक चाकू छोड़ दिया था और ये चाकू इन्हें आज रात के लिए डिफेंस या फिर अटैक के लिए दिया गया था ताकि ये तीनों आपस में एक न एक को तो मार ही दें। अब ये तीनों अपने अपने नाइफ को उठा लेते हैं। आज रात तो कोई भी नहीं सोने वाला था। जिहान केंसी के पास जाकर उससे कहने लगता है कि देखो हम दोनों एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे और दोनों इस गेम को जीत कर आधा आधा पैसा बांट लेंगे। और ये दोनों इस बारे में भी बात करते हैं कि ये दोनों बाहर जाकर आखिर इन पैसों को क्या क्या करेंगे। जिहान को सबसे पहले अपना कर्जा उतारना था और इसके बाद उसे अपनी मदर का ऑपरेशन कराना था और आखिर में उसे अपनी बेटी हायोन के लिए एक अच्छा बाप बनना था। केंसी जिहान को बताती है कि वो सबसे पहले अपने भाई को अनाथालय से बाहर निकालेगी और इसके बाद वो अपने लिए एक अच्छा सा घर लेगी। केंसी जिहान के साथ ये डील करती है कि अगर इन दोनों में से कोई भी बाहर निकला तो वो दोनों एक दूसरे की फैमिली का साथ देंगे। खैर अब इसके बाद वहाँ पर जिहान देखता है कि सांगबू की नींद लग गई थी, ये सही मौका था सांगबू को मारने का, लेकिन केंसी वहाँ पर जिहान को रोक लेती है क्योंकि जिहान तो कोई बुरा इंसान नहीं था जो कि अपने फायदे के लिए अपने बचपन के दोस्त को मार दे। इसके बाद अचानक से वहाँ पर केंसी बेहोश हो जाती है। कांच का टुकड़ा लगने की वजह से वहाँ पर केंसी की तबीयत खराब हो रही थी और इसी की वजह से वो बेहोश हुई है। जिहान चिल्लाते हुए जल्दी से वहाँ पर गार्ड्स को बुलाने के लिए जाता है और उनसे कहने लगता है कि केंसी की तबीयत खराब है और हमें जल्दी से उसे दवाई देनी होगी। अब वहाँ पर गार्ड्स आते तो हैं लेकिन अपने साथ कॉफिन लेकर। अब तभी जिहान वहाँ पर पलट कर देखता है कि सांगबू ने वहाँ पर केंसी को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया होता है। अब ये देखने के बाद वहाँ पर जिहान को बहुत ही तो गुस्सा आता है और वो अपना चाकू लेकर वहाँ पर सांगबू को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो गार्ड्स इन दोनों की फाइट को रोक लेते हैं। अगली सुबह इन दोनों को छठे और आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम से पहले इन दोनों के बीच एक टॉस होता है, ये जानने के लिए कौन ऑफेंस खेलेगा और कौन डिफेंस। वहाँ पर जिहान टॉस को जीत जाता है और वो ऑफेंस को चुनता है और इसके बाद गेम के लिए इन दोनों को बाहर ले जाया जाता है। आखिरी गेम का नाम स्क्विड गेम है। इस गेम को सांगबू और जिहान बचपन में खेला करते थे। इसमें एक खिलाड़ी ऑफेंस पर होता है और दूसरा खिलाड़ी डिफेंस पर। ऑफेंस वाले को एक साइड से दूसरी साइड जाना है, अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो इस गेम को जीत जाएगा। वहीं डिफेंस वाले का काम है ऑफेंस वाले को रोकना और गेम की बाउंड्री से बाहर करना, अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो इस गेम को जीत जाएगा। इस गेम में हर तरीके का वायलेंस अलाउड है और कोई भी खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है, यानी कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की जान लेकर भी इस खेल को जीत सकता है। खैर अब इसके बाद गेम शुरू होता है और ये दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए तुल जाते हैं। जिहान वहाँ पर केंसी का बदला लेना चाहता था। दोनों एक दूसरे को बार बार स्टेप कर कर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई के बीच सांगबू जिहान पर भारी पड़ रहा था। वो जिहान के सर में स्टेप करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जिहान सांगबू के पैर में काट लेता है
और इसके बाद जिहान सांगबो को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। यहाँ पर जिहान के पास अच्छा मौका था कि वो वहाँ पर सांगबो को मार दे और इस गेम को बहुत ही आसानी के साथ जीत जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वहाँ पर मौजूद गार्ड से कहता है कि तीसरे क्लोज के हिसाब से मैं इस गेम को क्विट करना चाहता हूँ। यहाँ पर फ्रंटमैन और बाकी VIPs भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई गेम के इतना ज़्यादा करीब आने के बाद भी इस गेम को क्विट कैसे कर सकता है। अब जिहान सांगबो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो कहने लगता है कि ये सब चीज़ छोड़कर वो अपने अपने घर जा सकते हैं और किसी भी तरीके से मेहनत कर कर वो सही तरीके से पैसा कमाएंगे। अब ये बातें सुनने के बाद वहाँ पर सांगबो बहुत ही शर्म आती है और वो सोचने लगता है कि उसने जिहान के साथ कितना गलत करने का सोचा, लेकिन जिहान तो उसके लिए अच्छा ही सोचता है और इसके बाद वो चाकू उठाकर अपने गले में स्टैब कर लेता है ताकि जिहान जीत सके। अब मरने से पहले सांगबो जिहान से कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। अब गेम खत्म हो जाता है और जिहान 45 बिलियन बोन यानी 2 अरब 82 करोड़ रुपए जीत जाता है। फ्रंटमैन जिहान को कांग्रेचुलेट करता है। वहाँ पर जिहान फ्रंटमैन से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, दूसरे की जिंदगी लेने में तुम्हें क्या मजा आता है। जिस पर फ्रंटमैन उससे कहता है कि देखो तुम भी तो घोड़ों पर सट्टा लगाते हो, इसी तरीके से हम इंसानों पर सट्टा लगाते हैं और हमें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है कि कोई जिए या फिर कोई मरे। इसके बाद फ्रंटमैन खुद जिहान को उस सिटी में छोड़कर आता है। वहाँ पर जिहान देख पाता है कि उसके पास एक येलो कलर का ATM कार्ड था जिसके अंदर इनाम का सारा पैसा डाला हुआ था। इसके बाद जिहान अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे सांगबो की मॉम मिलती हैं जो कि उससे सांगबो का अता पता पूछने लगती हैं, लेकिन जिहान तो उनसे नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। अब जब जिहान अपने घर पहुंचता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। समय पर इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मदर की भी डेथ हो चुकी थी। अब करीब 1 साल बीत जाता है और यहाँ पर हम जिहान को देख पाते हैं जो कि अभी भी पहले की तरह ही अपनी ज़िंदगी काट रहा था और उसने इनाम की रकम को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा था तो उसे वहाँ पर एक गोल्डन कार्ड मिलता है जिस पर एक एड्रेस और एक टाइम लिखा हुआ था। जिहान समय के अनुसार उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो उस बिल्डिंग के एक आलीशान रूम के अंदर एंटर करता है और उसके वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे एक और बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पर पहुंचकर देख पाता है कि ओल्ड मैन अभी भी जिंदा है और दोस्तों यहाँ पर आता है इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल इतने सालों से स्क्विड गेम को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन ही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ओल्ड मैन ने ऐसा क्यों और कैसे किया। बेसिकली ओल्ड मैन एक बैंकर था और उसने अरबों में पैसे कमाए, लेकिन इतने ज़्यादा अमीर होने के बाद भी उसे अपनी ज़िंदगी बोरिंग लग रही थी। तो उसने अपने कुछ और अमीर दोस्तों के साथ मिलकर स्क्विड गेम को चलाने का प्लान बनाया। ये लोग हर साल इस गेम से एंटरटेन होते रहे और ये लोग इस चीज़ को भी जानना चाहते थे कि आखिर इंसान के अंदर इंसानियत बची भी है या फिर नहीं। इसीलिए रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के बाद उसने सभी प्लेयर्स को घर भेज दिया था। अब ये इंसान तो इंसान ही है। मौत का तमाशा देखने के बाद ये लोग दोबारा से इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो गए और पैसों के लालच में औरों की जान भी ले ली। तो अब चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ओल्ड मैन ने इस गेम में हिस्सा क्यों लिया। अब एक दिन अचानक से ओल्ड मैन को पता चला कि उसे कैंसर है, इसलिए वो मुश्किल से 1 साल भी नहीं जी पाएगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो आखिरी स्क्विड गेम को सिर्फ देखेगा ही नहीं बल्कि इन लोगों के साथ मिलकर पार्टिसिपेट भी करेगा और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करेगा। इसलिए ओल्ड मैन ने सिर्फ उन्हीं गेमों को चुना था जिन्हें उसने बचपन में खेला हो और वे जानता था कि इन गेम्स को कैसे जीत सकते हैं। उस कंचे वाले गेम में जिहान के जीत जाने के बाद उस गार्ड ने ओल्ड मैन को गोली मारी नहीं थी। अब यहाँ पर ओल्ड मैन के पास ज़्यादा समय नहीं था और कुछ देर बाद वहाँ पर ओल्ड मैन की डेथ हो जाती है। यहाँ पर जिहान को ये रियलाइज़ होता है कि इन लोगों की तरह ये अपनी ज़िंदगी और पैसों को बर्बाद नहीं करेगा और वो सही जगह इन पैसों को यूज़ करेगा। अब जिहान के जाने के बाद फ्रंटमैन इस रूम में आता है। जिहान के मर जाने के बाद फ्रंटमैन ही इस गेम को आगे चलाएगा। अब अगले दिन जिहान एक सैलून में जाता है और वहाँ से छपरी बनकर, मेरा मतलब है अपने बालों को कलर करा कर निकलता है। अपने वादे के मुताबिक जिहान कैंसी के भाई को अनाथालय से बाहर निकालता है और उसे सांगबो की माँ के पास छोड़ देता है। सांगबो की माँ खुशी खुशी उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद जिहान इनके पास एक बैग छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसने इस बैग के अंदर अपने आधे पैसे डाले थे, वो पैसे उसने सांगबो के तौर पर उसकी माँ को दे दिए। खैर अब इसके कुछ दिन बाद जिहान अपनी बेटी आयोन से मिलने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी स्टेशन पर अचानक से उसकी नज़र उसी ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर पर जाती है जो कि किसी मजबूर आदमी के साथ डाकची गेम खेल रहा था। जिहान जल्दी से भागकर उसके पास जाता है, लेकिन ट्रेन टू बुसान वाला एक्टर उसके आने से पहले ही ट्रेन में बैठकर वहां से निकल लेता है। जिहान उस मजबूर आदमी से उसका गेम कार्ड छीनकर उस नंबर को डायल करता है। फ्रंटमैन उस कॉल को उठाता है और वो जिहान से कहता है कि वो अपने काम से काम रखे, उसे किसी भी चीज में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो चुपचाप न्यूयॉर्क चला जाए। लेकिन अब तो जिहान ने ठान लिया होता है कि वो किसी भी तरीके से बेकसूर लोगों को मरने नहीं देगा।
और वो ये सब बंद करवाएगा। वो न्यूयॉर्क जाना कैंसिल कर देता है और इसी के साथ स्क्विड गेम का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओल्ड मैन के ट्विस्ट के हिंट हमें सीरीज में पहले ही बहुत बार दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इन हिंट्स को नहीं पकड़ पाया और यही कारण है कि उसे नंबर 1 मिला था और वह इन सभी प्लेयर्स के बीच अकेला ही बूढ़ा इंसान था, वरना किसी बूढ़े और बीमार को एक गेम खेलने के लिए क्यों ही लेकर आएंगे। और रेड लाइट ग्रीन लाइट में तो ओल्ड मैन को कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि डोल तो उसे डिटेक्ट कर ही नहीं रही थी। बेसिकली हर गेम में तय था कि ओल्ड मैन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि जुन ने जब प्लेयर्स की फाइल को चेक किया था तो वो सीधा नंबर 2 से शुरू हुई थी, क्योंकि ओल्ड मैन खुद का रिकॉर्ड क्यों ही रखेगा। और भी ऐसी कई डिटेल्स हैं जो कि आपको शो को देखने के बाद ही पता चलेंगी, जैसे कि कौन सा गेम आगे खेले आने वाला है। इस सब की जानकारी प्लेयर्स की आंखों के सामने थी, लेकिन कोई भी इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाया। दोस्तों इसका अगला सीज़न भी आने वाला है जिसमें और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। इसका अगला सीज़न जैसे ही आएगा मैं आपके लिए जल्द से जल्द उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगर जब भी इस सीरीज़ के अगले सीज़न की वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।